हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं द क्रिप्टिक सर और बेटा आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मियोसिस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बेटा जब हम बात करते हैं मियोसिस की, तो मियोसिस है क्या? मियोसिस एक स्पेशल तरीके का सेल डिवीजन आप बोल सकते हो, ठीक है। एक स्पेशल तरीके का सेल डिवीजन है। अब दूसरी चीज़ ये जो आपको याद रखनी है कि इसमें कौन कौन से फेजेस देखने को मिलते हैं। तो बेटा सबसे पहले आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा जो कि प्रिपरेटरी स्टेज है, जिसमें G1 S और G2 फेज होते हैं। ये सभी सेल डिवीजन के पहले की स्टेज होती है, चाहे मियोसिस हो चाहे माइटोसिस हो। जैसा जैसा माइटोसिस में हुआ था वैसा वैसा यहाँ पे होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ एक्चुअल फेज स्टार्ट होता है जिसको आप नाम देते हो मियोसिस 1। अब मियोसिस 1 में सबसे पहली स्टेज है कैरियोकाइनेसिस। इस कैरियोकाइनेसिस में सबसे पहले आता है बेटा प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 5 सब स्टेजेस में डिवाइडेड है: डिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस कंप्लीट होने के बाद बेटा मेटाफेज 1 चालू होता है, फिर आता है एनाफेज 1, फिर आता है टीलोफेज 1 और टीलोफेज कंप्लीट होने के बाद आता है साइटोकाइनेसिस। जैसे ही साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो वैसे ही मेटाफेज मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद एक शॉर्ट लिव्ड स्टेज आती है जिसको आप इंटरकाइनेसिस बोलते हो। इंटरकाइनेसिस के बाद स्टार्ट होता है मियोसिस 2। अब मियोसिस 2 में भी सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस, जिसमें सब स्टेजेस प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। और उसके बाद लास्ट में आएगा कैरियोकाइनेसिस, जिसके बाद अल्टीमेटली सेल डिवाइड हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर वो क्या रहा है कि आपके पास जो सेल है वो स्टार्टिंग में कौन सी स्टेज में है? G1 स्टेज में। अब G1 स्टेज के बाद वो किस में पहुंची है? एस फेज में पहुंची है। एस फेज के बाद किस में पहुंची है? G2 में पहुंची है। अभी G1 से जब G2 में पहुंच गई वाया एस, तो वहाँ पे उसको क्या चेंज देखने को मिला है कि डीएनए का अमाउंट डबल हो गया होगा, ठीक है। यही तो चेंज आया होगा और बाकी सेल की ग्रोथ तो चल ही रही है। अब G2 कंप्लीट करने के बाद वो एंटर करा कौन से स्टेज में बेटा? मियोसिस 1 में। अब मियोसिस 1 कंप्लीट करने के बाद सेल एक सेल से डिवाइड होकर दो सेल बना लेती है, तो यहाँ पे सेल डिवीजन हुआ। अब मियोसिस 1 था ये। मियोसिस 1 कंप्लीट करने के बाद जो दो सेल्स बनी है, ये दो सेल्स भी फर्दर आगे एंटर करेंगे किसमें? मियोसिस 2 में। तो बेटा यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि सेल डिवीजन तो दो बार हुआ है। एक बार सेल डिवीजन मियोसिस 1 में हुआ, दूसरी बार सेल डिवीजन मियोसिस 2 में हुआ। लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन तो एक ही जगह हो रहा है। कहाँ हो रहा है बेटा? एस फेज में। तो यहाँ पे यही लिखा है, मियोसिस इन्वॉल्व्स 2 सीक्वेंशियल साइकिल्स ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन। कि मियोसिस में 2 सीक्वेंशियल साइकिल होती है न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन की, जिसको आप मियोसिस 1 और मियोसिस 2 कहते हो। लेकिन सिर्फ एक ही सिंगल साइकिल होती है डीएनए रेप्लिकेशन की, मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन सिर्फ एक ही बार होता है, ठीक है। अब अगर हम आगे बढ़े तो हम देखते हैं बेटा प्रोफेज 1 के बारे में। तो प्रोफेज 1 की सब स्टेजेस जो हैं, पहली बात तो ये कि प्रोफेज 1 अपने आप में बहुत ही इलेबोरेट और बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, स्टेज है। इसमें 5 सब स्टेजेस में डिवाइड है। सबसे पहली है बेटा लिप्टोटीन। लिप्टोटीन के बाद आता है जाइगोटीन, उसके बाद पैकाइटीन, उसके बाद डिप्लोटीन और लास्ट में आता है डायाकाइनेसिस, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें लिप्टोटीन की, तो अगर हम नॉर्मल हमारी माइटोसिस की प्रोसेस से कंपेयर करें तो इसके स्टार्टिंग में क्या होता था? क्रोमोसोम का कंडेंसेशन या क्रोमेटिन का कंडेंसेशन स्टार्ट होता था। तो यहाँ पर भी स्टार्टिंग में क्रोमोसोम का कंडेंसेशन ही होगा। तो यहाँ पर भी यहाँ लिखा बेटा क्रोमोसोम बिगिंस टू कंडेंस एंड बिकम्स विजिबल। क्रोमोसोम कंडेंस होना चालू होते हैं और दिखने लगते हैं। ऐसा होता है, दिखने लगते हैं। पूरी तरीके से कंडेंसेशन यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में आए जिसका नाम है बेटा जाइगोटीन। अब जाइगोटीन में क्या होगा बेटा? जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर करने लगेंगे, ठीक है। और इसको पेयरिंग में कौन हेल्प करता है बेटा? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। अब साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की वजह से जो दो होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम्स है वो जब पेयर करेंगे तो बनता है क्या? बाइवेलेंट, ठीक है। जैसे कि आपको इस में दिख रहा है, इस डायग्राम में दिख रहा है कि एक होमोलोगस क्रोमोसोम, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ये आपस में पेयर करे और बाइवेलेंट बना लिया। ये भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, पेयर करे और क्या बना लिया बेटा? बाइवेलेंट बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे बाइवेलेंट बनता है लेकिन बाइवेलेंट दिखेगा नहीं। बाइवेलेंट दिखेगा कब बेटा? तो बाइवेलेंट दिखता है अगली स्टेज में जो कि है पैकाइटिन, ठीक है। हर बाइवेलेंट एक टेट्राड की तरह दिखेगा। टेट्राड क्यों बोल रहे हैं बेटा? तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि इस बाइवेलेंट में टोटल 4 क्रोमेटिड है। इस क्रोमोसोम के पास, इस क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिड है, इस क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिड है। टोटल कितने क्रोमेटिड हो गए? 4। इसलिए क्या बोल दिया? टेट्राड, ओके। अब आगे अगर बढ़ें तो यहाँ पर बेटा ये जो हमारा वो था साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, वहाँ पे एक रीजन क्रिएट होता है, एक
स्ट्रक्चर बनता है जिसको आप बोलते हो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। ठीक है, ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल वो जगह है जहाँ क्रॉसिंग ओवर होगी। इस रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनने के बाद क्रॉसिंग ओवर होता है। किस किस के बीच में होता है, तो बेटा याद रखना है, इट अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होगा। जैसे कि यहाँ पर आपको देख पा रहा होगा कि पेन देख दूसरा ले लेते हैं। जैसे कि आपको यहाँ क्या दिख रहा है कि आपके पास ये वाला क्रोमोसोम है, यहाँ से देखो, यहाँ पे इस क्रोमोसोम के पास दो क्रोमेटिड है, दो क्रोमेटिड इस क्रोमोसोम की, ये दो क्रोमेटिड आपस में सिस्टर होते हैं। दूसरा वाला जो क्रोमोसोम है इसके पास भी दो क्रोमेटिड है, ये आपस में कैसे हैं, सिस्टर। तो अगर आप इस होमोलोगस क्रोमोसोम को इस होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ कंपेयर करोगे तो इन दोनों के ये वाले क्रोमेटिड, इसका ये वाला और इसका ये वाला कैसा कहलाएगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएगा। तो क्रॉसिंग ओवर होगा किस किस के बीच में बेटा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम ही चीज़ हो रही है। जैसे अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो तो यहाँ पर देखो, ये वाला क्रोमेटिड और ये वाला क्रोमेटिड दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ, ये वाला क्रोमेटिड और ये वाला क्रोमेटिड दोनों के बीच में क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है बेटा, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। और क्रोमेटिड यहाँ पर जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है या जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो कंप्लीट हो जाता है, तो रिकॉम्बिनेशन इज कंप्लीट। ठीक है, अब जब रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो जाता है तो अगले स्टेज में एंटर करते हैं, और उस अगले स्टेज का नाम क्या है, डिप्लोटीन। अब बेटा साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना ही था ताकि दोनों क्रोमोसोम्स को पास लाया जा सके, ताकि क्रॉसिंग ओवर हो सके। अब पैकेटिन में अगर क्रॉसिंग ओवर हो चुका है तो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का तो ये काम बचा ही नहीं। तो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का क्या होगा, तो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसअपियर होना स्टार्ट करेगा। ठीक है, अब जब साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसअपियर होना स्टार्ट करेगा तो आपको यहाँ पर कुछ एक्स जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, कुछ एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। ये एक्स, एक एक्स यहाँ दिख रहा है आपको, ये एक्स यहाँ दिख रहा है। ये जो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी देखो ये एक्स दिख रहा है, ये भी क्या दिख रहा है बेटा, एक्स दिख रहा है। ये जो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर है इन्हीं को क्या बोला गया है बेटा शास्त्रों में, इन्हीं को बोला गया है क्या, क्याज़माटा। तो क्याज़माटा विजिबल हो जाते हैं, बिकम्स विजिबल, एंड इसकी वजह और क्या होगा बेटा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स अब एक दूसरे से दूर जाना चालू कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से दूर जाना चालू भी कर देंगे ना। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेज जो है दैट इज डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस में क्या होगा बेटा, टर्मिनलाइजेशन होता है क्याज़माटा का। क्याज़माटा का टर्मिनलाइजेशन का मतलब क्या है बेटा, ये जो क्याज़माटा है ये मूव करता 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 एंड्स पर पहुंच जाता है। ठीक है, तो अगर दिखाना हो तो क्या है बेटा कि मान लो आपके पास ये क्रोमोसोम है और आपके पास ये वाला भी क्रोमोसोम है। ठीक है, तो अभी इस वाले स्टेज में तो आपको क्या दिख रहा है बेटा, ये एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब मान लो ये क्रोमोसोम उधर जा रहा है, ये क्रोमोसोम इधर जा रहा है, तो ये एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर टर्मिनल एंड की तरफ मूव कर रहा है ना, ये क्रोमोसोम के एंड की तरफ मूव कर रहा है, एक्स वाला जो पार्ट है। तो जो एक्स वाला पार्ट जब टर्मिनल एंड की तरफ मूव करना चालू होगा तो उसको बोलोगे बिगिनिंग ऑफ टर्मिनलाइजेशन। ठीक है, वो बिगिनिंग ऑफ टर्मिनलाइजेशन तो डेप्लोटीन में होता है, लेकिन टर्मिनलाइजेशन ये कब पूरे एंड पर पहुंच जाता है, ये एक्स जो पार्ट है वो कब एंड पर पहुंच जाता है, तो बेटा डायकाइनेसिस में। इसलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि टर्मिनलाइजेशन कब होता है बेटा, क्याज़माटा का, डायकाइनेसिस में। अब और इस स्टेज में क्रोमोसोम पूरी तरीके से कंडेंस हो जाते हैं, मेयोटिक स्पिंडल असेंबल हो जाता है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है और न्यूक्लियर एनवलप भी ब्रेक डाउन हो जाता है, पूरी तरीके से खत्म हो जाता है न्यूक्लियर एनवलप। ठीक है, तो ये स्टेजेस आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। अब अगर हम आगे बात करें, जैसे देखो यहाँ पर सेम, यहाँ पर भी सेम चीज़ ना, लास्ट में आकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से डिसअपियर हो गया, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गया, माइटोटिक स्पिंडल अपरेटस, माइटोटिक या स्पिंडल अपरेटस बन चुका है। ठीक है, जो प्रोफेज के एंड में जो चीज़ें हो चुकी थी यहाँ पर भी वही सेम चीज़ें हो चुकी हैं। अब जैसे ही न्यूक्लियर एनवलप डिसइंटीग्रेट हुआ, सारे के सारे क्रोमोसोम्स आ गए साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म के बाद क्या होता है बेटा, स्पिंडल फाइबर जो होता है वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर से अटैच हो जाता है। जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है कि ये वाला एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है बेटा, ये दूसरा पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। अब यहाँ से ऊपर वाले जो ऊपर वाली साइड लगा हुआ है, यहाँ पर ऊपर से अटैच हुआ है, नीचे वाले पे नीचे से अटैच हुआ है। उसी तरीके से ये 2 और 2 में एक 2 पे तो ऊपर वाले से अटैच हुआ है और दूसरे 2 पे नीचे वाले से अटैच हुआ है। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है कि जो अभी इधर उधर फैले हुए हैं ना, तो उसके बाद इन बाइवेलेंट्स को उठा के कहाँ लेके आया जाता है बेटा, सेंटर ऑफ सेल की तरफ मूव कराया जाता है। तो ये जो डायग्राम बना रखा है ये तब का बना रखा है जब क्रोमोसोम्स को सेंटर ऑफ सेल पर मूव करा चुके हैं। ठीक है,
अब फॉर्मेशन ऑफ डबल मेटाफेजिक प्लेट, इसके बाद क्या बनती है, डबल मेटाफेजिक प्लेट बनती है। क्या बनती है बेटा, डबल मेटाफेजिक प्लेट। माइटोसिस में कितनी बन रही थी, एक ही मेटाफेजिक प्लेट बन रही थी माइटोसिस में। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो एक मेटाफेजिक प्लेट तो ये बन रही है, दूसरी मेटाफेजिक प्लेट ये बन रही है, तो टोटल कितनी मेटाफेजिक प्लेट बन रही है बेटा, दो मेटाफेजिक प्लेट बन रही है। तो मेटाफेज वन में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, स्पिंडल फाइबर ने जाकर क्रोमोसोम्स को अटैच कर लिया है, ठीक है। दूसरी चीज़, जितने भी क्रोमोसोम्स इधर उधर फैले हुए उनको सेंटर ऑफ सेल पे मूव कराया गया है। और तीसरी चीज़, डबल मेटाफेजिक प्लेट बनी है, ठीक है। मेटाफेज वन में ये हुआ है। जैसे ही मेटाफेजिक प्लेट बन जाती है वैसे ही मेटाफेज खत्म, नेक्स्ट स्टेज आती है जिसको आप बोलते हो एनाफेज। अब एनाफेज वन में क्या होगा बेटा, डीपोलिमराइजेशन होगा स्पिंडल फाइबर्स का। स्पिंडल फाइबर्स डीपोलिमराइज होना चालू करेंगे, छोटे होना चालू होंगे, जैसे शॉर्टनिंग ऑफ डीपोलिमराइज स्पिंडल फाइबर्स बोल रहे हो आप, ठीक है। और क्या होगा, इसकी वजह से जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है एक दूसरे से सेपरेट होना चालू हो जाएंगे। देखो ये वन था, ये वन था, ये आपस में होमोलोगस थे, ये टू है, ये टू है, ये आपस में होमोलोगस है। अब बिकॉज इस वन को ऊपर वाले पोल ने खींच लिया, इस वन को नीचे वाले पोल ने खींच लिया, तो ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से क्या हो गए, सेपरेट हो गए। तो सेपरेशन होगा किसका, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का। और होमोलोगस क्रोमोसोम्स किस तरफ मूव करना चालू करेंगे बेटा, पोल्स की तरफ मूव करना चालू करेंगे। क्या इस स्टेज में क्रोमोसोम्स स्प्लिट हुए, नहीं, क्रोमोसोम थोड़े ना स्प्लिट हुए। सिस्टर क्रोमेटिड्स तो अभी भी सेंट्रोमियर से जुड़ी हुई हैं। जैसे यहाँ पर देखो, इस क्रोमोसोम पे देखो तो बेटा एक क्रोमेटिड तो ये रहा, दूसरा क्रोमेटिड ये जो पीछे की तरफ दिख रहा है वो है। इस क्रोमोसोम पे देखो तो एक क्रोमेटिड ये आगे की तरफ दिख रहा है, दूसरा क्रोमेटिड ये पीछे की तरफ दिख रहा है। तो अभी भी हर क्रोमोसोम के पास दो ही क्रोमेटिड है, मतलब सिस्टर क्रोमेटिड अभी भी कैसे हैं बेटा, साथ में जुड़े हुए हैं, सेपरेशन नहीं होता है यहाँ, सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे से सेपरेट नहीं होती है। अब एनाफेज कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट स्टेज जो आती है हमारे पास टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स पोल्स पर पहुंच चुके हैं। पोल्स पर पहुंचने के बाद क्रोमोसोम डीकंडेंस होते हैं, लेकिन उतना हद तक डीकंडेंस नहीं होते जितना कि इंटरफेज न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। कहने का मतलब क्या है, कहने का सिंपल सा मतलब है कि जब आपने स्टार्ट करा था तो आपने कहाँ से स्टार्ट करा था, यू स्टार्टेड फ्रॉम क्रोमेटिन। कहाँ से स्टार्ट करा था बेटा, आपने क्रोमेटिन से स्टार्ट करा था, ठीक है। क्रोमेटिन कंडेंस हुआ और क्या बनाया, क्रोमेटिन से स्टार्ट करा, क्रोमेटिन कंडेंस हुआ और क्या बनाया बेटा, क्रोमोसोम बनाया, ठीक है। थोड़ा और आगे लिख लेते हैं इसको, क्रोमेटिन कंडेंस हुआ और क्या बनाया, क्रोमोसोम बनाया। ये क्रोमोसोम आपको कौन सी स्टेज में दिख गया था, मतलब प्रोफेज के एंड तक आते आते जो लास्ट स्टेज होती है डायकाइनेसिस, वहाँ पर दिख गया था, है ना। नाउ अब मैं बोल रहा हूँ कि जो टीलोफेज वन है वहाँ पे क्रोमोसोम वापस से डीकंडेंस होना चालू होगा। डीकंडेंस होना चालू होगा तो ये पूरी तरीके से क्रोमेटिन नहीं बनेगा, उतना डीकंडेंस नहीं होगा कि जितना पतला क्रोमेटिन था उतना पहुंच जाए, ठीक है। तभी यहाँ लिखा है कि इट द क्रोमोसोम डीकंडेंसेस बट नॉट टू द एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट ऑफ इंटरफेस न्यूक्लियस। जितना खुला खुला क्रोमेटिन इंटरफेस के टाइम पर होता है उतना खुला खुला टीलोफेज वन के टाइम पर नहीं होगा। इसके अलावा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो रीअपेयर हो जाती है अराउंड द हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। और न्यूक्लियस भी क्या हो जाता है बेटा, रीअपेयर हो जाता है। तो यहाँ न्यूक्लियस भी क्या देखने को मिल जाएगा आपको, रीअपेयर देखने को मिल जाएगा, न्यूक्लियस भी मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि दो डॉटर सेल्स जो होंगी वो बनेंगी, उसके बाद मतलब साइटोकाइनेसिस आता है और साइटोकाइनेसिस के में दो डॉटर सेल्स बन जाती है। तो मियोसिस वन के बाद आपको दो डॉटर सेल्स मिल चुकी है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर आप स्टार्टिंग में देखो तो स्टार्टिंग में आप 4 क्रोमोसोम लेकर चल रहे हो, तो इस सेल में मेटाफेज वन में 4 क्रोमोसोम्स हैं टोटल, ठीक है। एनाफेज वन में भी 1 2 3 4 4 क्रोमोसोम्स हैं। लेकिन टीलोफेज वन में एक पोल पर देखो, एक पोल पर कितने पहुँच रहे हैं, 2 क्रोमोसोम, दूसरे पोल पर कितने पहुँच रहे हैं, 2 क्रोमोसोम। अब जिस पोल पर जितने क्रोमोसोम पहुँच रहे हैं वो उसी पोल के न्यूक्लियस में चले जाएंगे। अगर एक पोल पे ये 2 क्रोमोसोम पहुँचे, दूसरे पोल पर ये 2 क्रोमोसोम पहुँचे, तो 4 का तो आधा पहुँचा ना, और 4 डिप्लॉयड के बराबर था, तो तू कितने किसके बराबर हो गया, हैप्लॉयड के बराबर। तो इसलिए यहाँ लिखा है कि एक पोल पर हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स पहुँचते हैं। इस पोल पे सिर्फ 2 ही क्रोमोसोम पहुँचे हैं, इस पोल पे भी सिर्फ 2 ही क्रोमोसोम पहुँचे हैं, ठीक है। और जब साइटोकाइनेसिस होगा तो इस सेल में कितने क्रोमोसोम्स होंगे बेटा, 2 क्रोमोसोम्स। इस सेल में कितने क्रोमोसोम्स होंगे, सिर्फ 2 क्रोमोसोम्स होंगे। साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होने के बाद सेल आपको दो पार्ट्स में डिवाइड, दो सेल से मतलब मियोसिस वन की साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होने के बाद आपको 2 सेल्स देखने को मिल जाएगी। अब अगर हम आगे बढ़े तो उसके बाद एक स्टेज आती है जो जी छोटी शॉर्ट लिव्ड स्टेज आती है, जिसको आप नाम दे रहे हो बेटा इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस जो है 2 मियोटिक डिवीजन के बीच का एक स्टेज है, 2 मियोसिस के बीच में आती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, बहुत ही कम समय के लिए होती है। इसमें डीएनए का कोई रेप्लिकेशन नहीं होता है, लेकिन सेंट्रियोल तो डुप्लीकेट करेंगे। डीएनए रेप्लिकेट नहीं करेगा, लेकिन हाँ सेंट्रियोल डुप्लीकेट करेगा, सेंट्रियोल का नंबर बढ़ेगा, ठीक है।
अब जो नेक्स्ट स्टेज जाती है बेटा इंटरकाइनेसिस के बाद, वो है मियोसिस 2। अब मियोसिस 2 जो है वो बोला जाता है इट इज़ इक्विवेलेंट टू मियोसिस 2, इट इज़ इक्विवेलेंट टू व्हाट, इट इज़ इक्विवेलेंट टू माइटोसिस। ये माइटोसिस के जैसा ही एक स्टेज होता है, ठीक है। जो जो चीज़ें माइटोसिस के टाइम पर होती है वो चीज़ें मियोसिस 2 के टाइम पर होती है, ठीक है। अब यहाँ पे और क्या लिखा है बेटा कि ये जो स्टेज है ये इमिडिएटली जैसे ही मियोसिस 1 कंप्लीट होती है वैसे ही ये स्टेज चालू हो जाती है। और ऐसा क्यों लिखा है, बिकॉज यहाँ पर जो इंटरकाइनेसिस है वो स्टेज बहुत ही छोटे ड्यूरेशन, बहुत ही कम समय के लिए रहती है। तो ऐसा लगता है कि मियोसिस 1 का साइटोकाइनेसिस जैसे ही कंप्लीट हुआ वैसे ही मियोसिस 2 चालू हो गई, ठीक है। अब इसमें सबसे पहली स्टेज आती है प्रोफेज 1। अब जो बेटा माइटोसिस के टाइम पर हुआ था ना, वही सेम चीज़ें होनी है। वहाँ पे प्रोफेज में क्या हुआ था, क्रोमोसोम कंडेंस होना चालू हुए थे और एट द एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो चुकी थी। मेटाफेज में क्या हुआ था, स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर को अटैच हुए थे, क्रोमोसोम अलाइन हो गया था इक्वेटर पे लास्ट में आकर। एनाफेज 2 में क्या हुआ था, क्रोमोसोम स्प्लिट हुआ था, क्रोमोसोम की डबलिंग हुई थी, डीपोलिमराइजेशन हुआ था स्पिंडल फाइबर का और क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना चालू कर दिए थे। टीलोफेज 2 में क्रोमोसोम पोल्स पर पहुंच जाते हैं, क्रोमोसोम डीकंडेंस होते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ईआर और गोल्जी अपरेटस रीअपेयर होने लगता है। और उसके बाद लास्ट में साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस के बाद 4 सेल्स बनती है टोटल। क्यों 4 सेल्स की बात कर रहे हैं बेटा, क्योंकि मियोसिस 1 के बाद 2 सेल्स बनी थी, एक सेल ये रही, दूसरी सेल ये रही, और दोनों ही सेल मियोसिस 2 में जाएंगी तो टोटल 1 2 3 4 सेल्स देखने को मिलेंगी। और 4 सेल्स दिख रही हैं इसलिए आप बोल रहे हो टेट्राड ऑफ सेल्स बनने का, ठीक है। अब अगर यहाँ पर आप ध्यान दो तो सेम ही चीज़ हो रही है ना कि प्रोफेज 1 में क्रोमोसोम्स कंडेंस हो गए पूरी तरीके से, मेटाफेज 1 में उसमें अटैचमेंट हो जाता है स्पिंडल फाइबर का और वो अलाइन कर लिए जाते हैं सेंटर ऑफ द सेल पे। एनाफेज 2 में क्या होता है, क्रोमोसोम्स की स्प्लिटिंग होती है और क्रोमोसोम्स स्प्लिट होने के बाद डबलिंग हो जाती है क्रोमोसोम्स की। देखो मेटाफेज तक 2 ही क्रोमोसोम दिख रहे हैं 1 और 2, लेकिन एनाफेज में आते ही 1 2 3 4 क्रोमोसोम्स हो गए। और उसके बाद टीलोफेज में क्रोमोसोम्स जो पोल पर पहुँचे हैं वो डीकंडेंस होते हैं, डीकंडेंस होने के बाद उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाती है और फिर अल्टीमेटली जब साइटोकाइनेसिस होगा तो सेल्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो टोटल आपको कितनी सेल मिल गई, 4 सेल मिल गई, ठीक है। तो ये था बेटा मियोसिस 2 के बारे में, विच इज इक्विवेलेंट टू माइटोसिस, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेज है दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। अगला जो पार्ट है हमारे पास पढ़ने को, दैट की सिग्निफिकेंस, मियोसिस का फ़ायदा क्या है। तो बेटा सबसे पहला तो एक मियोसिस का पैराडॉक्स होता है। क्या पैराडॉक्स है मियोसिस का, कि ये मेंटेन करता नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अक्रॉस जनरेशन। एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में क्रोमोसोम का नंबर सेम रखता है। कैसे, मियोसिस रिड्यूसेस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स टू मेंटेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अक्रॉस जनरेशन। मियोसिस क्या करता है बेटा, जब आप बोल रहे हो कि आपके पास एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, डिप्लॉयड, और दूसरा भी मान लो एक मेल है डिप्लॉयड, दूसरा फीमेल है, फॉर एग्जांपल दिस इज मेल एंड दिस वन इज फीमेल, दोनों डिप्लॉयड है। अब ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म मियोसिस करेगा, ये डिप्लॉयड फीमेल भी मियोसिस करेगी। क्या बनाएगा, ये मेल गैमेट बनाएगा और ये जो फीमेल है वो क्या बनाएगी बेटा, फीमेल गैमेट बनाएगी। और मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ क्या करेगा बेटा, फर्टिलाइज करेगा। अब यहाँ पे मियोसिस हुआ है ना तो 2n तो नहीं रहेगा, गैमेट में कितना रहेगा, क्रोमोसोम का नंबर n हो जाएगा, आधा हो जाता है। गैमेट में यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, आधा। अब n और n आपस में फ्यूज़ करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, जाइगोट, जो नेक्स्ट जनरेशन की पहली सेल होती है वो। इसमें क्या कंडीशन आएगी, 2n। तो यहाँ पर क्या किया कि मियोसिस ने क्रोमोसोम्स का नंबर आधा किया ताकि फर्टिलाइजेशन के बाद क्रोमोसोम्स का नंबर वापस से सेम हो जाए। तो अक्रॉस जनरेशन क्रोमोसोम का नंबर तो मेंटेन हो ही रहा है यहाँ पर। इसके अलावा ये इसकी वजह से बेटा वेरिएशंस भी आते हैं। और मियोसिस के टाइम पर वेरिएशंस का रीज़न क्या होता है, एक रीज़न तो है बेटा क्रॉसिंग ओवर, जो कि बहुत ही रेयर कंडीशन होती है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न होता है दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम ऑन डबल मेटाफेजिक प्लेट ड्यूरिंग मेटाफेज। मेटाफेजिक 1 के टाइम पर जो डबल मेटाफेजिक प्लेट होती है उस समय पे क्रोमोसोम्स का अरेंजमेंट क्या है, वो सबसे ज़्यादा वेरिएशंस लाता है। और ये जो वेरिएशंस होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं किसके लिए, इवोल्यूशन के लिए। दे आर इंपॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन, ठीक है बच्चों। तो बेटा ये था हमारा सारा पार्ट मियोसिस के बारे में। आई होप आपको बेटा ये पार्ट समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया, अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। तब तक के लिए आप बेटा रिवाइज करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। थैंक यू।